अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में 3 अहम इश्यूज़ हैं, मैं चाहूँगा जिन पर हम बात करें। इस वक्त सबसे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब, जैसे ही वो अपोजिशन लीडर, उनका नोटिफिकेशन हुआ और वो जिस भी ताल्लुक़ की बिना पर या जिस भी तरीके से वो ताख़ीर का शिकार था, नोटिफिकेशन हुआ, ही वाज नॉमिनेटेड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब। और उसके फ़ौरन बाद वो सिंध यात्रा पर निकल गए और मकसद उनका 8 फरवरी की हड़ताल के लिए मोबिलाइजेशन है। वो कराची से होते हुए अंदरूनी सिंध उनका पहुंचने का प्लान है, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। उनके हमरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी हैं, असद कैसर साहब भी उनके साथ मौजूद हैं, एक दो और हजरात भी हैं। लेकिन इस वक्त अब जो ये दौरा कर रहे हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। उनकी अपनी एक जमात है, एक जमात, और वही एक उनकी अपनी नशिस्त है जो पार्लियामान में है। और अगर उस तरीके से कह लीजिए कि कोई फंक्शनल मामला नहीं रहा तो वो पार्लियामेंट का था, जहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ को रेज़ किया जा सकता है, विच इज़ द राइट फोरम, जहाँ पर आपको आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ पर कह लीजिए कि उस तरह से मामलात नहीं चल रहे थे। लेकिन अब चूँकि महमूद खान अचकज़ई साहब एक सीजनड पॉलिटिशियन हैं, तजर्बेकार हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पूरी सफ़ों में अपनी जमात की कोई नज़र नहीं आया और उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम दिया। तो तवक्को थी कि वो पार्लियामान को मुकद्दम जानते हुए यहाँ पर कुछ अहम इश्यूज़ को रेज़ करते और यहाँ से रास्ता तलाश करने की कोशिश करते। बट शायद जो इस वक्त कह लीजिए कि पोस्टर बॉय आजकल बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो CM KP के सुहेल आफरीदी साहब हैं, उन्होंने भी इसी तरह के स्टंट्स करने की कोशिश की। तो महमूद खान अचकज़ई साहब को भी अब पॉपुलैरिटी या तमाम तर चीज़ों में ये नज़र आया कि वो सिंध जाएँ, इसके बाद शायद वो पंजाब जाएँ, वो पब्लिकली मोबिलाइज़ करें। तो उसके लिए फिर ज़रूरत नहीं थी, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म काफ़ी था, उसमें चंद एक शख्सियात हैं, वो ये तमाम तर कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कर सकती थी। बट अपोजिशन लीडर बनने के बाद फिर इस तरफ फोकस होना, इसमें कोई ममानियत नहीं है, कोई चीज़ उन्हें रोकती नहीं है। लेकिन इससे पहले सुहेल आफरीदी साहब का भी अपने सूबे पर तवज्जो ना देना और इस तरह के मामलात की तरफ जाना, ये एक वो मामला है जिस पर हम सवाल उठाते रहे हैं। और आज नौबत ये आ गई है कि टॉक शोज़ में उनके लोगों के पास बताने के लिए उनकी 3 माह की कारकर्दगी, 100 दिन की ऑलमोस्ट जो पूरी होने वाली है, उस पर कुछ नहीं है KP की। उम्मीद करते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब के पास कुछ होगा जो ये पार्लियामान को दे पाएंगे। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस मामले पर बात करें। दूसरा अहम इशू हमारा रहेगा जो एक अमरीकी जरीदे ने मौक़िफ़ अपनाया है और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है सिंध तास माहदे पर, उसकी भरपूर हिमायत की है। और भारत को जो कुछ भारत कर रहा है उसको आबी जारहत, आबी दहशतगर्दी का नाम दिया है, कंडेम किया है कि डाटा शेयर ना करना पानी के फ़्लो से मुतल्लिक, ये बिल्कुल गैर इंसानी है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और ये वो चीज़ें हैं, ये पहला मौका नहीं है कि इस दफ़ा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सिंध तास माहदे पर इसको कोई वेट कर रहा है, कोई सेकंड कर रहा है। इससे पहले भी हुआ, ये अब भी हो रहा है। एंड देन कुछ पॉजिटिव चीज़ें जिनमें अब जो मुश्तरका मशक़ें हैं पाकिस्तान और अमरीका की, इंस्पायर गैम्बिट जिसको टाइटल दिया गया है, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, ये बड़ी आज की डेवलपमेंट है। मैं चाहूँगा इन दोनों मामलात पर बात करें। टुवर्ड्स द एंड, अब कुछ देर पहले ख़बर आई है तेहरान से, पूरा दिन आज जब हमें और कल ये यकीन हो चला कि अब कोई अटैक नहीं होने जा रहा और मामलात ठीक हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनको किसी ने नहीं रोका, वो खुद ही रुक गए, वो खुद ही खुद को रोक सकते हैं। अब 3 धमाकों की खबरें हैं कुछ घंटा एक पहले, धुएँ के बादल हैं तेहरान शहर पर, लेकिन मामले की नोयत क्या है, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं, अब तक कोई अपडेट नहीं आई। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में जाकर मज़ीद इस पर कुछ डेवलपमेंट हमें मिलती है तो उस पर भी अपने मेहमानों का मौक़िफ़ लें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, सीनियर एनालिस्ट इज़ विद अस, और असद खरल साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देख रहे हैं सर, इस वक्त कराची पहले मरकज़ निगाह बना रहा कि सुहेल आफरीदी वहाँ आ गए थे, फिर पहले सिंधी अजरक और टोपी, तो बड़ा अच्छा लगा, फिर कहा हमारे साथ ज़्यादती हुई है, लोगों की तादाद पर सवाल उठे, वो वापस आ गए। अब क्या है जो जिसने महमूद खान अचकज़ई साहब को पार्लियामान को मुकद्दम जानने से ज़्यादा ज़रूरी कराची और सिंध ने खींचा कि मैं ये आज ओहदा लिया है, मैं पार्लियामान में आवाज़ नहीं उठाता हूँ, मैं वहाँ जाके मोबिलाइजेशन करता हूँ 8 फरवरी के लिए, जबकि हुकूमत वाज़े तौर पर कह चुकी है इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ना इजाज़त मिलेगी, ये करके देख लें। कैसे देख रहे हैं इसे आप? अच्छा, बहुत हैरत अंगेज बात है और बड़ा सरप्राइजिंग है। जब स्पीकर ने ये कह दिया था कि कल मैं नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा, तो आपको रुकना चाहिए था और एज कर्टिसी
आपको खुद रिसीव करना चाहिए था। पार्लिमानी कर्टिसी क्या है? हमने जो अब तक की ज़िंदगी में देखा है, हमने वो यही देखा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो फौरी तौर पर मुलाकात करता है स्पीकर से, अगर पार्लियामेंट हो तो उससे खिताब करता है, फिर वहाँ पार्लियामेंट लीडरों से गुफ्तगू करता है। लेकिन वो कराची आ गए, कराची में आके उन्होंने दो तीन मुलाकातें बहुत अचानक की हैं, हैरतअंगेज़ की हैं, और उसमें पीटीआई वाले भी शामिल हैं। अच्छा, मैं एक पॉइंट यहाँ अर्ज कर दूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कोई चीज़ नहीं है, ये ख्याली पुलाव है। और ये ज़ाहिर चक ज़ाहिर साहब ने अपने आप को ऑन सेफ साइड रखने के लिए किया है। यहाँ मुलाकात उन्होंने खुर्शीद शाह साहब से की, जिन पर वो जुमले कसते रहे, और खुर्शीद शाह साहब पार्लियामेंट में उन पर जुमले कसते रहे। फिर मुलाकात उन्होंने आगा सिराज दुर्रानी के बेटे से की, और फिर और लोगों से मुलाकातें हुई। तो ये दो मुलाकातें सिग्नल थी गालिबा कि वो अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, या वो हुकूमत की जो इत्तेहादी पार्टी हैं उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। अच्छा जेस्चर है, लेकिन ये जेस्चर ख़त लेने के बाद उनको वो जाना चाहिए था, मेरा ख्याल है, पार्लिमानी रवायत के तहत। अब तक वो पार्लियामेंट नहीं पहुंच सके हैं, रास्ते शायद मखदूश हैं, धुंध है, स्मॉग है, और कुछ शादियाँ वादियाँ भी हो रही हैं। एनीवे, मैं समझता ये हूँ कि अचक ज़ई साहब दो धारी तलवार हैं पीटीआई के लिए। ये एक ऐसा पुराना सियासी कारकुन है, बंदा, कि जो बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ समझता है। पीटीआई के बारे में बार बार कह चुके हैं, अभी भी, आजकल भी, कि हर 10 अफराद पर एक नया ग्रुप कायम है, हर आदमी लीडर बना फिरता है, लोगों में आपस में इख्तलाफ रहे बहुत शदीद है। ये उन्होंने कहा है, और 10 दिन पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई बयानिया खान साहब का जो अचकज़ई साहब के बुनियादी ख्यालात से मुतसादिम हो, शायद क्लैश पैदा करेगा, शायद झगड़ा पैदा करेगा। और ये हो सकता है कि फिर बैरिस्टर गौहर दौड़े दौड़े ब्रीफ केस लेके पहुँचें स्पीकर के पास कि जी हम इनको हटाते हैं, खान साहब ने कहा इनको हटा दें। बेग साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा। एक चीज़ तो ये तय है कि मुस्तकबिल करीब में, वैसे तो पॉलिटिक्स इज़ ए गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, तो कुछ भी हो सकता है। एक ज़माने में इमरान खान भी एक सीट के मुसाफिर थे पार्लियामान में, किसी ने नहीं सोचा था कि वो वज़ीर आज़म भी। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब का एक तवील कैरियर है, और कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो अपोजिशन लीडर भी बनते। अब वो बन गए हैं, तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी नहीं है, या वो अब अवामी पजीराई चाह रहे हैं? और फिर मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि क्या चीज़ होगी जिसने एक शख्स, जो इमरान खान साहब जो मुखालिफ थे इनके, इनकी नकलें उतारा करते थे, जेल में बैठ के, क्या उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि नज़र आया कि उन्होंने कहा नहीं, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, मैं इसको लगाता हूँ सेनेट में, किधर और दे देता हूँ, ये मैं कहीं और दे देता हूँ, मेरी पार्टी फिर इनकी पीछे चले। मेरा ख्याल है खान साहब चेस खेल रहे हैं कि इसको यहाँ लाएं तो हुकूमत पे बोझ पड़ेगा, इसको इधर ले जाएं तो हिकमत अमली बेहतर होगी, ये ज़्यादा बोलने वाला है, ये ज़्यादा तजुर्बेकार सियासी कारकुन है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान खुद पीटीआई का हुआ है कि हर आदमी कह रहा है, खुद पीटीआई वाले दोस्त कहते हैं हमसे कि हम में कोई इस काबिल नहीं था क्या, कि हमें कोई ऐसा नहीं था कि जिसको बना सकते। असद कैसर खुद हैं, लेकिन असद कैसर आगे बढ़ बढ़ के उनकी हिमायत कर रहे हैं, और जितना आगे बढ़ के वो हिमायत कर रहे हैं उतना मुझे शक भी हो रहा है क्या सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है सदारती उम्मीदवार भी रह चुके हैं वो जाहिर साहब के ख़िलाफ़, उसके अलावा भी पार्लिमानी पोजीशंस पे रह चुके हैं वो। तो उनको गालिबन इस वक्त पूरी पार्लियामेंट को लीड करने की ख्वाहिश थी, और शायद वो कुछ आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहते थे। लेकिन आइन का तहफ़्फ़ुज़ तो वो करेगा ना जिसका तकर्रुरनामा जेल से ना आया हो, और जो तकर्रुर जिसने किया है, या जिसने साथ बैठ के जो चल रहा है, असद कैसर, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी न की हो। तो आइन की खिलाफ वर्जी तो वो पहले कर चुके हैं। अब अचकज़ई साहब कहाँ जाना चाहते हैं, किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, ये वाकई पता नहीं है। अब तो सिंध में भी बहुत धुंध छा रही है, तो सड़कें पे गुमनाम होती चली जा रही हैं। तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इतना ताकतवर सियासी कारकुन, सियासी लीडर क्या चाहता है। कहते हैं ना, अल्ट्रा राइट की तरफ चला गया अल्ट्रा लेफ्ट से,
ये एक बड़ी थीसिस आती है हमारे पास। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हो गया आपके सामने। अब वो जाने, उनका माजी जाने, उनका हाल जाने, और पीटीआई में होने वाले मुस्तकबिल के झगड़े जाने। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देखेंगे? कुछ ऐसे बहुत सारे नाम मैं गिनवा सकता हूँ जो कि फेस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुश्किल वक्त में भी साथ रहे, पार्टी भी नहीं छोड़ी, और जाने जाते हैं। लेट मी टेक फ्यू नेम्स, मतलब मैं एक आधा नाम ले दूँ तो अली मोहम्मद खान साहब इज़ वन नेम हुज एक्सेप्टेबल टू द अपोजिशन पार्टीज। अपोजिशन व्हेन आई एम सेइंग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपोजिशन, जो हुकूमती पार्टी है बेसिकली। और बहुत सारे नाम हैं, मुल्तान सिंह के डोगर साहब, ये देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। उनमें से किसी को नहीं, आप महमूद खान अचकज़ई साहब को लेते हैं। अब बड़ी क्विक सी उनकी भी एक तारीख है। एक ज़माने में कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते थे और फिर सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करने वाले समझे जाते थे। अब बज़ाहिर इमरान खान साहब को क्या सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि वो लोग अपने साथ में लाओ जो इस्टेब्लिशमेंट के नाकिद हैं या तनकीद करते हैं, क्योंकि अब मैं हो गया हूँ नाकिद, या इससे ज़्यादा कुछ है? देखिए अरसलान, सिलेक्शन ऑफ महमूद अजहरी साहब इज ओनली वन मेरिट है, और वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। ये फेंसिंग जो लगाई थी कोई अफगानिस्तान के बॉर्डर के, उसके भी खिलाफ हैं। ही सेड कि इसको तोड़ देना चाहिए, ही इज सच अगेंस्ट। और उसके बाद ये अफगान रिफ्यूजीज़ को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उनके वोट बनवा के और अपने इलेक्शन के लिए कंपेन चलाते हैं, मुखालफत करते हैं उनको वापस भेजने की। और टोटली एस्टेब्लिशमेंट ये इन्होंने अपनी रही से जो कसर थी ना पीटीआई ने, वो ख़त्म कर दी है। यू विल सी हाउ मच ही इज़ गोइंग टू डैमेज, क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड बॉम्ब, ये उस तरह बोलेंगे, बातें करेंगे जो पार्टी को और नुकसान पहुंचाएगी। इनकी पार्टी में आप देखें ना, कोई रीज़न है कि आप अपनी पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन ना बनाएं सेनेट में और असेंबली के अंदर। हमें आई कांट बिलीव कि आप उनकी पार्टी के मेंबर्स को कितनी तकलीफ हो रही होगी। जैसे हम नाम लिया अली मोहम्मद, ही इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन। इस तरह के और बहुत अच्छे बोलने वाले हैं जो आपको मतलब दे कैन रियली टेक द पार्टी ऑन टॉप, उनको ले जा सकते हैं। लेकिन आपने आके महमूद अचकज़ई को और हुकूमत ने मेरे ख्याल काफ़ी टाइम दिया कि शायद इनको समझ आ जाए और ये नाम चेंज कर लें, बट आई थिंक बट एडमेंट तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, लेट दम ये खुद ब खुद नुकसान करें, बजाय इसके कि अभी ये पहले आते, असेंबली में जाते, रेकुलेशन करते, बात करते, अपना नुक्ता बताते, अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स करते, असेंबली को फॉल करते, इम्पोर्टेंस बताते, अपना नुक्ता बताते, सब चीज़ों की पॉलिसी बयान देते, एंड मूव टू कराची। आई मीन थिंकिंग कि वो उसको सुहेल अफरीदी को थोड़ी सी यहाँ पीपल पार्टी ने ज़्यादा तंग नहीं किया तो इसका उनको बहुत इंकरेज मिलेगी। दे रॉन्ग। बात यह कि आप पहले असेंबली को फॉल कर, सबसे बड़ी गलती जो पीटीआई की वो ये है कि बीइंग एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके बाद एक डेमोक्रेटिक पार्टी, आपने असेंबली को बिल्कुल रिडंडेंट करके रख दिया। आप स्ट्रीट पावर पे चले गए। 24 नवंबर देख लें, 26 नवंबर देख लें, अपने कारकुनों का क्या हाल किया, कितना नुकसान किया, उनकी प्रॉपर्टी, लाइफ, डिफ़िकल्ट सब कुछ उनको करा दिया, कोई उनको वाली वारत नहीं है, उनको ओवर एग्जॉस्ट कर दिया। दिस वॉज द टाइम कि आप पहले उनको महमूद अचकज़ई 1 हफ्ता 10 दिन सिंध की पॉलिटिकल पार्टी को, पंजाब को देते टाइम कि आप रीऑर्गेनाइज करें, अपने को सेटल करें। व्हेन आई कम इन ब्रीफ में आपने क्या प्लान किया है, हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट, हाउ डू यू वांट टू सेलिब्रेट ये इसको 8 फरवरी को कैसे आपने इसको जलसा करना है, क्या करना है, 0/0, एंड यू स्टार्टेड मूविंग विदाउट एनी कोई कोऑर्डिनेशन के साथ। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ये पार्टी को नुकसान होगा। दिस इज माई पर्सनल असेसमेंट। और साथ ये इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट को आप कहते हैं जी हमने बात इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, हमने बात जो है ना वो आप इनके गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, देन स्टॉप टॉकिंग अगेंस्ट मिलिट्री। आप सोशल मीडिया को बंद करें ना 4-6 महीने के लिए, दे स्टॉप थ्रोइंग वेनम ऑन अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट। आप खुद बानी चिपा सलार के बारे में जो बातें करते हैं, आज ये कभी एक्सेप्ट होगी फौज को? फौज के मोराल की बात है, फौज में इंतशार की बात है, फौज के ये एक कोहेसिव फोर्स है, मोरल ऑफ ट्रुथ की बात है। यू कांट डू लाइक दिस, इट्स अनएक्सेप्टेबल। नहीं होगा ये ऐसे कभी पॉसिबल। आपने बात करनी है तो पॉलिटिकल मीन्स इस्तेमाल करें। यूर पॉलिटिकल पार्टी, आप पॉलिटिकल पार्टी से बैठ के बात करें गवर्नमेंट से, तो उससे आपकी बात होगी। आपके पास बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया है। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है।
ब्रेक से वापस आकर असद खरल साहब का ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी वेलकम बैक। असद खरल साहब की जाने में बढ़ूंगा। खरल साहब, जब हम छोटे होते थे तो बहुत सारे किस्से कहानियाँ हमें बड़े बुज़ुर्ग सुनाया करते थे। एक बड़ा मशहूर किस्सा जो हम सुनते थे और हमें लगता था कि ये किस्से हकीकत पर मबनी नहीं है, शायद ये हमें लेसन देने के लिए हैं कि एक सल्तनत ने फ़ैसला किया जो पहला शख्स दाखिल होगा सुबह उसको उस सल्तनत का बादशाह बना दिया जाएगा। इस तरह के किस्से सुने होंगे, मैं बहुत लंबा तफसील में नहीं जाऊंगा उस किस्से। ये सोचा नहीं था कि फिर हम बड़े हो जाएंगे और ये अमली तौर पर अपनी आंखों से पंजाब में कभी कहाँ ये होते देखेंगे, और ये अब हम होते हुए देख रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? देखिए, अभी जिस तरह बात हो रही थी कि ये जो अचकजई साहब का जो फैसला है ना, इससे पहले बहुत सारे ऐसे पीटीआई ने फैसले लिए हैं कि मुख्तलिफ जो जमातों के लोग जो हैं उनके सुपुर्द जो पीटीआई की बाग दौड़ जो है या तमाम जो उसका जो मैंडेट है उनके सुपुर्द किया गया। पहले 9 मई के बाद जब कारकुन बाहर नहीं निकल रहे थे तो लीडरशिप जो है वो छुपी हुई थी, तो उस वक्त बानी पीटीआई ने ये स्ट्रेटजी बनाई कि शायद वकला जो है उनको अगर पार्टी के अंदर अहम ओहदे दे दी जाए तो उनके जरिए एक तहरीक जो है मूवमेंट चलाई जा सकती है। आपके सामने है, सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो है सलमान अकरम राजा को दे दिया, जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी इससे पहले पीटीआई में। और इसी तरीके से बैरिस्टर गौर जो है वो भी एक वकील ही है, उनको चेयरमैन का ओहदा दे दिया। और दीगर भी बहुत सारे शहरों के अंदर डिविजनल और मुख्तलिफ जो मरकजी ओहदों पर या अहम ओहदों पर वकला को जो है नामजद कर दिया गया या बना दिया गया, अहम ओहदे उनके सौंप दिए गए। इसके बाद आप देखें कि जब वो बांग्लादेश वाला मामला आया स्टूडेंट्स का, तो उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स को जो है ओहदे दिए गए और उनके जरिए कोई इस तरह की मूवमेंट चलाने की कोशिश की गई। वकला वाला मामला नाकाम हुआ, स्टूडेंट्स वाला मामला जो है वो आगे पाया तकमील तक ना पहुंच सका। उसके से पहले आप देखें कि साहबजादा हामिद रजा जो है वो भी दूसरी पार्टी के अफसारी पार्टी उनके सुपुर्द कर दी गई। इससे पहले राजा नासिर अब्बास साहब जो है उनके भी जिस तरह उनको भी अहम ओहदे दिए गए या ऑफर उनको भी की गई। उससे पहले शिरानी साहब के पार्टी जो है सुपुर्द करने का फैसला किया गया था। अब जो तहरीके तहफ़्ज़े पाकिस्तान है वो तो एक नाम की जमात है, कोई उसका कोई मैंडेट नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है कि सूबों के अंदर उसकी कोई नुमाइंदगी हो या कि पॉलिटिकल, वो एक फोरम है, ठीक है। अब उस फोरम का जो सरबराह जो बनाया गया वो उस शख्स को बनाया गया सिर्फ इस उनका यानी पॉइंट ये है सिर्फ बनाने का शायद मेरिट कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। अब मामला ये है कि पहली बात तो ये है कि जो यही अचकजई साहब थे जब 2014 में पीटीआई धरना दे के पार्लियामेंट के बाहर बैठी हुई थी बानी पीटीआई की सरबराही में, तो उस वक्त ये कहते थे, पार्लियामेंट के अंदर बड़ी स्पीचेस करते थे कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर आके बात करें, पार्लियामेंट के बाहर कुछ नहीं हो सकता। अब अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस दो अहम तरीन ओहदे होते हैं पार्लियामेंट के हवाले से अगर बात की जाए, तो अब अपोजिशन लीडर के तौर पर तो उनका काम सबसे अहम ये था कि वो असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आगे जो बात भी करनी थी, जो नेगोशिएशन करनी है या जो आगे बात बढ़ानी है, डायलॉग करने हैं, अगर पार्टी से मिलना है, जिस तरह अभी चुगताई साहब ने कहा कि वो सारे लोगों से मिलते, स्पीकर से और उनकी इत्तेहादी जमातों से अगर वो राब्ते असेंबली में ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा इफेक्टिव कर सकते थे। अपोजिशन जो जमातें हैं, आजाद अरकान है, उनसे बैठ के बड़ा उनके पास एक फोरम आ गया, लेकिन उसको छोड़कर वो कराची की तरफ चल दिए या इधर दूसरी जो मामला है। अब मामला ये है कि मैं आपको ये अब इसको खबर कह ले, इसको तजिया कह ले, प्रेडिक्शन कह ले, ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो अभी बात की है ना बेग साहब ने, कि बहुत जल्द बानी पीटीआई की जानब से ये अपोजिशन लीडर का जो उनको ओहदा दिया गया है या पेश किया गया है, उसकी वापसी की बातें शुरू हो जाएंगी। उसकी रीजन एक तो ये है कि आपके सामने है अलीमिन गंडापुर जो है, उन्होंने बड़ा कोशिश की कि वो बानी पीटीआई की एक्सपेक्टेशंस पर या सोशल मीडिया जो है पीटीआई का जो उनके ट्रोल्स है उनकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे, वो नहीं बेचारे उतर सके, उनको ओहदे से हाथ धोना पड़े। अब मामला ये है अचकजई साहब के हवाले से, एक तो पीटीआई का सोशल मीडिया एक्टिव हो जाएगा चांद दिनों में, आप देखेंगे, क्योंकि जो वो चाहते हैं, जो वो चाहते हैं जो कि बाहर बैठ के यूट्यूबर खास किस्म के एक नैरेटिव वाले जो है जो बात कर रहे हैं, और वो सारी जो पीटीआई की जो बहुत सारी जो लोग हैं, फैन फॉलोइंग है या सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट है, वो वही नैरेटिव चाहते हैं कि हर बंदा जो है वही काम करे। अब मामला ये है कि एक तरफ तो वो पार्लियामेंट का मामला है, एक सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है, वो वहां पे क्या रोल करेंगे, या कि वो जो पीटीआई की लोग जो है जो अग्रेसिव उनकी एक पॉलिसी है, जो एक बयानिया है
क्या उसको वो कर सकते हैं, उसको उस पर पूरा उतर सकते हैं? तो एक उनके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी एक तरफ, कि वो उनको धकेला जाएगा कि वो इस तरह का एक स्टांस ले जिससे मतलब बिल्कुल वो जो है जलाओ, घराओ, टकराओ, इंतशार और वो सारी चीजें। तो दूसरी जानब जो है वो अगर करना भी चाहेंगे नेगोशिएट या डायलॉग, तो अगर इस तरह की कोई नरमी की कोई बात करेंगे तो उनके खिलाफ एक कंपेन शुरू हो जाएगी, और अल्टीमेटली नतीजा यही निकलेगा जिस तरह उन्होंने बताया कि इनकी रिप्लेसमेंट जो है या इनकी तब्दीली के हवाले से। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कितना बड़ी ज्यादती है एक पार्टी के साथ कि मांगे तांगे के लोग जो है उनको अहम आपने ओहदे दिए। क्या असद कैसर जो है एक सीनियर और पीटीआई के बुनियादी और अहम एक नहीं है रुकन, स्पीकर भी इससे पहले रहे हैं, क्या उनके पास ये ओहदा नहीं देना डिजर्व नहीं करते थे? इससे पहले अगर बैरिस्टर गौर की चले बात कर लें, और भी बहुत सारे ऐसे पीटीआई के जो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनको अगर ये रोल ओहदा दिया जाता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन मामला फिर यही है कि मेरिट और डीमेरिट्स मुझे समझ नहीं आती। क्या अचकजई साहब जो है उनके पीछे पीटीआई के लोग जो है वो जलसे जुलूस या रैलियां अगर निकालने की कोशिश करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि उनकी क्यादत में लोग निकलने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि अचकजई साहब के बारे में बानी पीटीआई या पीटीआई के लोगों ने जो ट्रोलिंग की है माजी में, वो सारी चीजें कोई बहुत पुरानी तो नहीं है। तो मामला यही है फिर कि अल्टीमेटली जो है ये कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक मामला चलता मुझे नजर आ रहा है। राइट, ये तो आगे ये जो देर है पा यकीनन ये आपको एक बात जो है चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। नासिर बेग साहब, इस वक्त बड़ी पॉजिटिव सिमत में चीज़ें हैं। ये अनफॉर्चुनेटली एक जो हमारा सियासी मंजरनामा है ये अदम इस्तेहकाम का शिकार है और इसी तरह चलता आ रहा है, और उसकी रीज़न्स हमने डिस्कस कर ली। बट अदरवाइज़ इंटरनेशनल फ्रंट पे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद होना, उसको तस्लीम किया जाना, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स का उस पर बात करना, अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम से आवाज़ें उठना, और उस सब में पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो बेहतर हो रहा है। अब अपनी हटधर्मी है सिंतास मुआहदे पे भारत की, दैट इज़ देयर, बट मुख्तलिफ थिंक टैंक्स ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त है और ये जो भारत कर रहा है ये आप भी जारी है। इस पर भी ज़रूर कमेंट करें, और फिर ब्रिगेड साहब भी बात करेंगे, लेकिन आप भी ज़रूर इस पर कमेंट करें। जो मुश्तरका मश्क है, जो पाकिस्तान की दिफाई ताल्लुकात को एक नई जहद करार दिया जा रहा है, हाउ डू यू सी दैट सर? देखिए, सिंध ताज मुआहदा तो हम सुनते आए हैं बचपन से, बल्कि पढ़ा भी है हमने सिलेबस में, सेकेंडरी क्लासों में, और उसका सबको इल्म है, तमाम लोगों को इल्म है उसका। और ये यकीन था, उस पर लोगों ने पाकिस्तान में तनकीद भी की थी कि पाकिस्तान ने दरिया बेच दिए, फ़रोख्त कर दिए इंडिया के। लेकिन वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अभी तक है, कि जो काबिल अमल है और जिससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा पानी की तकसीम मुनसिफाना हो सकती है। अब जो इस इंटरनेशनल रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत क्लियर है, वाज़ेह है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के मुताबिक है। बल्कि दुनिया भर के वर्ल्ड कोर्ट ने, आलमी अदालत ने कहा कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुरुस्त है, हिंदुस्तान पानी नहीं काट सकता, हिंदुस्तान पानी में कमी नहीं कर सकता, हिंदुस्तान मुस्तकिल पानी रोकने का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। अदालत का फ़ैसला है ये, और ये अभी का फ़ैसला है। जब ये सिंतास मुआहदे को उन्होंने कहा हम सस्पेंड कर रहे हैं, हम ख़त्म कर रहे हैं, भारतीय किसानों का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो उसका जवाब पाकिस्तान गया कोर्ट में, तो वहाँ क्लियर मैंडेट आ गया कि नहीं जी ये गलत बिल्कुल बात है। अब वो उसको माने या ना माने, दुनिया ये बात मान रही है, अक़वाम मुत्तहिदा मान रही है, यूरोप के ममालिक मान रहे हैं। इस रिपोर्ट से पहले की बात है। अच्छा, रिपोर्ट जहाँ तक हैं अरसलान साहब, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इतनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, अक़लियतों के बारे में रिपोर्ट, मुसलमानों के बारे में रिपोर्ट, इक़्तिसादी अदम नाहमवारी की रिपोर्ट, इक़्तिसादी बुरी सूरत हाल की रिपोर्ट, अक़लियतों की, दलितों की, मुसलमानों की, ईसाइयों की, मसाजिद पे हमले, गिरजाओं पे हमले, ये सब रिपोर्ट्स आई हैं। उस पर तुर्रा ये कि अमेरिकन जो एक कमीशन है फॉर माइनॉरिटीज़, उसकी रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान ने तो कचरा कर दिया है अक़लियतों का। ये सब रिपोर्ट्स आ रही हैं, सबके साथ बात हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान पर उसका असर नहीं होता। हिंदुस्तान, मेरा ख़्याल है, ताकत की ज़ुबान समझता है और समझा है, इस बार एक बार समझा है। और आज जो आप जिक्र कर रहे हैं मल्टी डोमेन
एक्सरसाइज का। सो व्हाट इज वंडरफुल थिंग, क्या ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। और गलबन ये वही कॉन्सेप्ट है जिस पर थोड़ा बहुत अमल किया हमने अभी हिंदुस्तान से जंग में, कि तीनों फोर्सेस, चारों फोर्सेस बल्कि मिलकर एक एक मजमूई तौर पर अटैक करें, उसमें सब शामिल हों। ये मैं जो टीवी पर देख रहा था, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा था देख कर। एक्साइट ग्राफिक चल रहे थे। शायद काश ये पूरा लाइव दिखाया जाता तो कुछ इंडियंस को भी एहसास होता कि फौजी हिकमत अमली क्या होती है और डिफेंस चीफ क्या होता है। डिफेंस चीफ उनके यहाँ भी है। रिमेंबर, जब उससे पूछा गया कि तैयारे गिर गए तो उसने गिर तो गए, मैं सोचो क्यों गिर गए। उसका खैर मजाक तो बहुत उड़ा। यहाँ मल्टी डोमेन जो है उस डिफेंस चीफ के पास है, और जो प्लान कर रहे हैं वो उसकी प्लानिंग पहले भी वो कर चुके थे गालिबन, जो एग्जीक्यूट भी हुई है। ये बड़ा कनवास है। बाकी ब्रिगेडियर साहब हैं, हमारे उस्ताद हैं, हम सीखते हैं इनसे, ये बताएंगे क्या क्या हुआ है। आज इनसे बात करें। ब्रिगेड साहब, जो ये मुश्तरका मश्क है, ये तो एक डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। मशकें इस वक्त भी भरपूर अंदाज में चल रही हैं। वो भी फुटेजेस हम सब ने देखी, और जो हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं वो हमसे ज़्यादा बाखबर रहने की कोशिश में रहते हैं एटलीस्ट कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो उनको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कितने फुल स्विंग में ये एक्सरसाइज हैं। भारत खुद भी एक्सरसाइजेस कर रहा, लेकिन वो जो जज्बा मुराल है वो पाकिस्तान का फिर एक नज़र आता है। और जो अभी बेग साहब ने बात की, ये जो मुख्तलिफ जरीदे रिपोर्ट्स दे रहे हैं, गो कि इट्स फैक्ट कि भारत ताकत की ज़ुबान समझता है, लेकिन ये जो पाइल अप हो रहा है सब कुछ, ये जो एड ऑन होता जा रहा है सब कुछ, ये शायद एक बहुत स्लो डैमेज है, बट इन लॉन्गर रन पता लगेगा कि ये तमाम तर चीज़ें एक पूरी चार्जशीट भारत के खिलाफ बनेंगी, क्योंकि डिप्लोमेसी में इसी तरह से होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए अरसलान, ये तो जितने फॉरेन जरीदे हैं आपके सामने, रोजाना एक इंटरनेशनल जरीदा जो है वो इंडिया के बारे में लिखता है। इवन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई जब उन्होंने मारकैप में अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उसकी उनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा जी ये वॉयलेटर्स हैं, इनको पाकिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स बिल्कुल सही दी। और उसके बाद ये जो कुछ था वो मार्केट जो इनका था फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो भी गलत था। दे डिड नॉट गिव एनी इन्वेस्टिगेशन, उसका इंतजार नहीं किया, सारी चीज़ें इनके खिलाफ। और अब जिस तरीके से ये रिपोर्ट खास तौर पे आ रही है कि इन जिस तरीके ये अपनी वाटर टेररिज्म के बारे में जो इंडिया का प्लान है, कि बार बार ये हमें कहते हैं कि जी हम इसको यूनिलेटरली सस्पेंड करें, जबकि आप इधर वर्ल्ड बैंक ने, आईसीजे ने, हर एक ने बड़ी क्लियर बात की है कि इट कांट सस्पेंडेड यूनिलेटरली, इट हैज़ टू बी बाय द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, और इसको फिर अप्रूवल होता है वर्ल्ड बैंक। नंबर 2, पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर बात की है कि अगर वाटर टेररिज्म इंडिया करता है चनाब के ऊपर, वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर कहीं भी पानी रोकता है, वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि 24 करोड़ अवाम की ज़िंदगी का सवाल है और ये फूड सिक्योरिटी की बात है। पानी नहीं होगा तो गंदम नहीं होगी, चावल नहीं होगा, अजनास दूसरी चीज़ें नहीं होगी, तो व्हाट विल डू। एंड अपर एपेरियंस, लोअर एपेरियंस का पानी नहीं रोक सकते, इतना कानून है। यू कांट डू लाइक दिस। और हमने पूरी तैयारी की हुई है। हम इंडिया का एक एक इंच, चाहे वो इनके डैम्स हो या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो या कोई चीज़, ऑल, और इकोनॉमिक इनके जितनी रिफाइनरीज हैं, ऑल आर कवर्ड विद बाय आर, ये हमारी मिसाइल है, इनमें एक एक इंच ऐसा ही है बिल्कुल। एंड वी सेड इट इज विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगर आप करेंगे। सो दे नो के व्हाट इज आवर कैपेबिलिटी। मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बात करते हैं, आप देखें इसमें क्या बात करें, एयर, ग्राउंड, नेवी, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, cyber warfare, space warfare, all things are being coordinated at one united, जो दी यूनिफॉर्म पॉलिसी में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो एक हेडक्वार्टर बने। और इसमें इतनी सिंक्रोनाइजेशन है कि जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो ऑल लिंक्स आर सेंट टू ऑल द शूटर्स, और वो अपनी इमीडिएटली फास्ट मूविंग बैटल थे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड यू डोंट वेस्ट टाइम, दैट इज द पर्पज ऑफ दिस ऑपरेशन। और इतनी अच्छी है कि उससे इंडियन जो प्लानिंग है सारी डीजेनरेट हो जाती है। आपके सामने हमने इनके ग्रिड स्टेशन ऑफ कर दिए, इनकी तमाम हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान से, इनके चीफ आर्मी स्टाफ की जो मीटिंग थी, कोर कमांडर थे, हमने वो सारी वी वर वाचिंग इट एंड वी न्यू एग्जैक्टली इनकी अगली क्या मूव है।
चाहे इनकी वो ब्रह्मोस मिसाइल्स की हो या ड्रोन दूसरे अटैक्स हो, सर ये जो तो भी बयान किसी अभी गर्दिश भी कर रहा है ना, ये तो वो तस्लीम करने वाला एतराफ़ी बयान है एक्सेप्ट करते हैं, खुद जो करते हैं, कि ठीक है। हर जगह और सोशल मीडिया पे ये क्लिप के पाकिस्तान को हमारी एक एक मूवमेंट, हम कहाँ से निकल रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या चीज़ कहाँ मूव हो रही थी, उनको पहले से पता था। सेकंड सो वो एक अरसलान, छोटे यहाँ तक मासूम कि बच्चे की तरह अपने दुख का इजहार कर रहे थे, रिग्रेट का इजहार कर रहे थे। अब ये इससे ज़्यादा फिर और क्या तस्कीन हो जब हम ऐसी बातें खुद अब सुनते हैं इसके उनसे। बाद आप ये देखें, फिर उसके बाद अभी जो ये आर्मी की ज्वाइंट एक्सरसाइज हमारी यूएस के साथ, देयर फोर्सेस कम, एक हफ्ता पूरा, 16 कल गए हैं वापस, और सेटकॉम ने इसके ऊपर ट्वीट भी बड़ा अच्छा किया है। द पर्पज वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसमें आप इन्फेंट्री टैक्टिक्स, इन्फेंट्री की ट्रेनिंग, उसके बाद काउंटर टेररिज्म जो हमारा सबसे बड़ा अहम हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो जॉइंट एक्सरसाइज की हैं। ये हमने पाकिस्तान नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है हमारा पबजी में, वहाँ ट्रेनिंग की गई है। एंड अमेरिकन वेरी इम्प्रेस द वे पाकिस्तान की मिलिट्री इज रियली सेकंड टू नन, दे आर हाईली प्रोफेशनल्स। जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो कई चीज़ें हमारे से वो सीख के जाते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है, जो हमारी सेंटकॉम की एक्सरसाइज होती है, बिकॉज सेंटकॉम से हमारा ताल्लुक है ज़्यादा, तो ये इससे आपकी लॉन्ग टर्म साइज और इम्प्रूव होती है। द मोर यू इंटरेक्ट विद ईच अदर, the more you understand each other and you develop confidence between the two forces। और ये हुआ जब मार्का हक के बाद, बिरहान मसूद के बाद, चीफ आर्मी साहब ने जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने इंडिया को शिकस्त फाज दी, अमेरिकन वो सरप्राइज। वो कहते हैं कि हम तो ये समझ रहे थे कि इंडिया को हम यूज़ करेंगे चाइना को कंटेन करने के लिए, ये तो छोटे मुल्क पाकिस्तान को कंटेन नहीं कर सकते, तो व्हाट अबाउट ये कहें। अब वो रिवाइज कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक मौदे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। उसके बाद स्टैच्यू जो हमने अनरिस्पेक्ट की है दुनिया में फील्ड मार्शल को, आपके सामने प्रेसिडेंट अब कहाँ कितने में कहते हैं वे द फील्ड मार्शल, ही द गुड गाय, आई लाइक हिम, व्हाट एल्स दे वांटेड। हर बात को सुनते हैं कि चाहे वो ईरान इसराइल की लड़ाई हो, चाहे ये अफगानिस्तान की टेररिज्म हो, या और उसके बाद गजा की प्रॉब्लम्स हो, दे लिसन टू अस। एंड नाउ पाकिस्तान बिकम अ रीजनल स्टेबलाइजर। एब्सोल्युटली इंडिया सर, तो आप दैट्स अ देखें, फैक्ट। एक ब्रेक की जाने पड़ना है मुझे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। असद खरल साहब, सर कैसे देख रहे हैं आप? बड़ी तफसील से ब्रिगेड साहब ने भी, बेग साहब ने भी सारे मामले पर रोशनी डाली, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? आई थिंक हम सब मुत्तफिक तो हैं इस बात पर कि चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं और इंडिया एक्सपोज हो रहा है, और ये सिलसिला इसी तरह रहा तो बहुत हद तक आने वाले वक्त में एक्सपोज होगा। देखिए, ना सिर्फ इंडिया एक्सपोज हो रहा है बल्कि वो आइसोलेट भी हो रहा है। और पाकिस्तान जो एक आइसोलेशन से जिस तरह निकला है और पूरी दुनिया में जो इमर्ज हुआ है, जिस तरीके से सामने आया है एक ताकतवर एक मुल्क के तौर पर, और उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान की जो अहमियत है ना सिर्फ खित्ते में, दुनिया भर में जिस तरह वो सामने आई है, और भारत जो है जिस पे तकिया किए हुए था अमेरिका, वो सारा मैं समझता हूँ जो शिफ्ट है या जो वो एक चीजें थी, जो अपॉर्चुनिटीज थी, वो पाकिस्तान के हिस्से में अब आ गई है। और इंडिया बिल्कुल अब कॉर्नर हो चुका है, और वो इंडिया ख्वाब देख रहा था पाकिस्तान को कॉर्नर करने के, अब वो खुद कॉर्नर हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देख लें, इकोनॉमिक उसकी जो सूरत हाल है वो देख लें, जिस तरह उसके ऊपर टैरिफ जो है उसके ऊपर सख्तियां आ रही हैं, और जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक तना होकर रह गया है। और फिर ये है कि जो बाकी तो सारी बयानी बातें था, अपनी जगह, जो रिवायत इन्होंने क्रिकेट तक में डाली थी, आज उसी का खमियाजा भी भुगत रहे हैं। बांग्लादेश ने आज फिर भगा दिया है इनको। वो भी है, जारी बात है। फिर वो कहते हैं ना कि जो आप करेंगे फिर वो भरेंगे, और जो बोएंगे वो काटेंगे। वो तो अल्टीमेटली होना ही पड़ेगा, किसी के लिए गड़ा खोदता है फिर उसमें गिरता है। अब मामला ये है कि वो जो पाकिस्तान को जिस तरीके से सारी चीजें अब इसके अंदर बेनिफिट्स हो रहे हैं, और जो इंडिया है वो जो उसकी एक और पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को हमेशा वो बदनाम रखता था, अग्रेसिव उसकी जो पॉलिसी थी कि पाकिस्तान जो है हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करता है। अब वो मुख्तलिफ जो है हम तो डोजियर दे ही रहे थे यूएनओ में और दीगर फोरम्स पे। अब यूएनओ और दीगर जो फोरम्स है वहां से ये आवाजें आ रही हैं, हमारे स्टांस को वहां पे भी तायद मिल रही है कि वाकई ही ये अब साबित हो गया कि पाकिस्तान अरसा दराज से जो शोर मचा रहा था कि इंडिया अपनी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, वो ईरान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, और इसके फुटप्रिंट और डोजियर कितने ही हमने दिए, वो सारी चीजें जो है बाकायदा
यूएनओ और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर इंडोर्स हुई हैं बाकायदा कि पाकिस्तान जो है उसका मौकफ बिल्कुल ठीक था। और जो इंडिया शोर में चाहता था, जितना इसने पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम तराशी की थी, वो सब चीजें गलत है। अब मामला ये है कि ये जो सारी चीजें हुई हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं समझता हूँ कि 10 मई को जो मार्का हक है, जिस तरह पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक सामने आया, और पाकिस्तान जहां पे अब पाकिस्तानी जाता है किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पे, तो बाकायदा वहां पे बताया जाता है कि ये ग्रेट नेशन है, ये फातेह है और ये बड़ा मजबूत कंट्री है। तो ये एक ऐसा इंप्रेशन है। मैं समझता हूँ कि वो जो मोदी है, उसने तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने गया था, पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए उसने ये सारा किया, लेकिन उस गड़े के अंदर वो जो अपना तकब्बर, अना, ईगो जो है उसके अंदर वो ऐसा गिरा है कि अब वो अपने साथ साथ पूरे उस कंट्री जो है, कितना हमारे से बड़ा मुल्क था, उसको जिस वो ले गया नैज पे, मेरा ख्याल इससे वर्स्ट जो सिचुएशन है कभी भी इंडिया की नहीं हुई थी। अब पाकिस्तान के हवाले से आप देख लें, पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो फील्ड मार्शल है, मेरा किसी भी दुनिया के आर्मी चीफ को इस तरह अमरीकी सदर की जानब से पजीरा मिलना, अप्रिशिएट करना और हर मामले के अंदर उनके बाकायदा एडवाइस लेना, उनसे मशवरा करना, उनको ऑन बोर्ड लेना एज ए मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर। आप देखें ना, जब इसराइल ईरान का मसला हुआ, उस वक्त भी उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल को बताया और उनसे मुशावरत की, उनसे हेल्प उन्होंने सीख की। फिर उसके बाद गजा इसराइल के हवाले से सारा मामला हुआ, फिर जो इंडिया और पाकिस्तान का जो सारा मार का हक हुआ, उसके बाद भी आप देख ले कि वो बुलाना, और फिर जगह जगह पे हमारे जो है वो एम्बेसडर बने हुए हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है, को हमने 5 कहा तो उन्होंने कहा नहीं 8 गिराए हैं। वो सारी चीजें जो है, और बार बार इंडिया के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया ने भीख मांगी थी, मोदी बिल्कुल सही उसने कहा हमें बचाया जाए। तो ये वो चीजें हैं कि मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी ऑल पॉजिटिव्स। मैं चाहूँगा ज़रा जो वक्त बचा है वो हम ईरान वाले मामले पर कुछ थोड़ी सी बात कर लें। बेग साहब, मैंने आप मुझसे ज़्यादा नज़र रख रहे होते हैं पूरा दिन चीज़ों पर, ये ख़बर आई, मज़ीद तफसीलात नहीं हैं, बहुत स्पेकुलेशन में हम जाएंगे नहीं, लेकिन किस तरफ जाता हुआ चीज़ों को आप देख रहे हैं? क्योंकि आज पूरा दिन या कल रात के बाद से जो बयानात थे वो इतने हौसला अफजा थे कि हमें ये तासुर मिला था कि फिल वक्त अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इरादा तर्क कर दिया है और शायद कोई मुज़ाकरात का भी पैगाम भिजवाया गया। अभी तक हमें नहीं पता ये धमाके क्या है, और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि इतना वक्त गुजरने के बावजूद इस पर कोई मज़ीद तफसीलात ना आए। 2 घंटे हो चले हैं, कैसे देख रहे हैं आप? ये इल्म नहीं होगा, ना किसी वेस्टर्न मीडिया पर है, और अमरीकी हमला तो ये नहीं है। अदरवाइज बहुत सी बातें खुल के सामने आ जाती। जंग क्यों की, इसका सवाल बहुत सिंपल है कि मिडल ईस्ट के ममालिक ने, इंक्लूडिंग इसराइल, ये बता दिया था कि अगर आपने हमला किया तो हम सब निशाने पर हैं। अब निशाना जैसा भी हो, जिस तरह के भी निशाना हो, हम निशाने पर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मिस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि फ़ैसला मैं करता हूँ। अरे फैसला तो वही करते हैं ना, जंग का फ़ैसला अमेरिकी प्रेसिडेंट का इम्तियाजी हक़ है, जब चाहे करे, वियतनाम में करे, कंबोडिया में करे, अफ़गानिस्तान में करे, इराक़ में करे, वही फ़ैसला करता है। गलत, झूठ, शिकस्त सब कुछ अमेरिका के सर पे होती है, प्रेसिडेंट के सर पे नहीं होती। तो यहाँ पे उन्होंने कल कहा कि ईरान ने 80 लोगों की फांसियाँ रोक दी हैं और कहा है मजीद को भी फांसी नहीं देंगे, और उन्होंने रेस्पेक्ट दिया, आई रेस्पेक्ट डिसीजन, आई एम वेरी हैप्पी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। उस वक्त उनका जंग का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं था उस वक्त तक, और उसके बाद ये आ गया कि जंग टर गई है। आज जो बयान आया है आयतुल्लाह ख़ामनेई का शाम को जी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद ख़तरनाक भी है। वो उन्होंने एक वाज़े तौर पे कहा है कि अमेरिका में हज़ारों, ईरान में हज़ारों लोग मरे हैं, हज़ारों अमवात हुई हैं इन मुजाहरों में, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकी सदर पर आयद होती है। उन्होंने मरवाया इन लोगों को, वो साजिश में शरीक थे, अमेरिकी साजिश थी। तो ये बयान फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलेगा। अभी तक कोई रिएक्शन अमेरिका की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये हाईएस्ट लेवल का बयान है, और ये बताता है कि डिप्लोमेसी और विलायत फ़क़ीह इनके दरमियान कुछ इख्तलाफ लगता है मुझे, कि क्या इख्तलाफ है, कहाँ हो सकता है, ये देखना आगे की बात है। मैं समझता हूँ कि ईरान एक नाजुक दोराहे पर है,
ईरान में जो अवामी उभार है वो शदीद है। ईरान के लोग कुछ रियायतें मांगते हैं, महंगाई में कमी मांगते हैं। एक डबल रोटी अगर 10,000 रुपए की होगी तो अरसलान साहब आप क्या करेंगे? बाहर आएंगे ना आप। तो ये एक बुनियादी वजह मेरा ख्याल है। बाकी सियासी बातें छोड़ें, जमहूरियत को भी छोड़ दें। महंगाई बहुत शदीद है, जिसकी वजह से अगर आप अभी गूगल करके देख लें कि एक पाकिस्तानी रुपया कितने ईरानी रियाल के बराबर है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक रोटी कितने की है वहाँ पर। मसाइल हैं और इसमें कोई शुबा नहीं, और फिर जब हम उसकी तफसील में जाते हैं तो फिर पाबंदियाँ और इतने तवील साल की पाबंदियाँ, उसके बावजूद सर्वाइवल यकीनन चंद माह की या कुछ पाबंदियाँ ममालिक बर्दाश्त नहीं कर पाते। इतना बर्दाश्त कर जाना ये अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए है, और अब ज़ाहिर है मज़ीद मुश्किल हो रही है। ब्रिगेड साहब, क्या ऐसा है कि जो नज़र आ रहा है फॉर द फेस ऑफ इट कि प्लानिंग इस तरह से थी कि मुजाहरे मुश्तइल तो हो रहे थे, बेकाबू हो जाएंगे और फिर अमेरिका इनको जवाज़ बनाएगा, बयान खुल्लम खुल्ले थे, ऑन रिकॉर्ड हैं, उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो तो कह रहे थे कि जाके सरकारी इमारतों और मामलात का कंट्रोल संभाल लें अवाम, ये तो ख़ुद अमेरिका से बयान आ रहे। लेकिन जिस तरीके से काबू पा लिया गया है ईरान की तरफ से इन चीज़ों पर, इसकी शायद तवक्को नहीं थी कि ये हो जाएगा। यही वजह है कि 2 स्टेप्स बैकवर्ड्स जाना पड़ा है, बहुत सारी चीज़ों को रीथिंक करना पड़ा। अरसलान, इसमें 2-3 चीजें देखें। एक तो बात यह है कि लोग निकले थे महंगाई के खिलाफ। द मोमेंट दे रियलाइज के नाउ थिंक दैट टर्निंग टुवर्ड्स अमेरिकन आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये ईरान में, और रजा पहलवी की हुकूमत दोबारा उसको रीइंस्टॉल किया जा रहा है, दैट वेंट अगेंस्ट देम। 1 नंबर 2, इन्होंने बहुत लोगों को इन्फिल्ट्रेट किया है, मोसाद के और इंडियन रॉ के भी आउट से, जो पहले ईरान के अंदर थे, उनको कल्टीवेट किया। तो यही एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि जो ही ये मुजाहरे ख़त्म होंगे धमाके शुरू हो जाएंगे। और आज इसके एग्जाम आई एम श्योर ये धमाके जैसे पाकिस्तान में ये तहरीक तालिबान खारजी और ये फितनल हिंदुस्तान करते थे, ये उस तरह के धमाके शुरू हो गए। दे वांट टू ब्रिंग इंस्टेबिलिटी इन ईरान, और ईरान इसमें लाके वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन शायद कुछ खड़ी हो और उसके बाद ये गवर्नमेंट रजीम चल के मॉडरेट गवर्नमेंट आ जाए। नॉट रजा पहले कोई और ऑपोजिशन भी हो सकती है। लेकिन देखना ये है कि अब ईरान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बजाय इसके जो आपने थोड़ी इतनी सख्ती की हुई है, ब्रिंग थोड़ी सी ओपन सोसाइटी करें, ताकि लोगों को सांस लेने की, जिससे कि सख्तियाँ की हुई हैं, फांसियाँ दे देनी, और महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम का ख्याल नहीं कि आपने सारा कॉन्सेंट्रेट पैसा आपने अपने को मिलिटरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाया, वो चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। बट डेफिनेटली ईरानियन कौन बहुत रेजिलियंट है। उन्होंने पहले लड़ाई में भी बता दिया और अभी बता दिया कि दे हैव टू थिंक 100 टाइम। इट्स नॉट गजा, इट इज़ नॉट इराक, इट इज़ नॉट लीबिया। यहाँ पर लोग खड़े होंगे और ये लड़ाई बहुत अरसा तक चलेगी। इट्स नॉट लाइक कि आप आएंगे और बूट तो आने नहीं थे, यानी कि दे वांटेड अंदर से करने के लिए, वो नहीं कर सके। और पाकिस्तान ने बहुत मेजर रोल अदा किया। पाकिस्तान का स्टांस भी बहुत क्लियर था, बिकॉज आप सोचें कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर ईरानियन, ये अमेरिकन और इजरायली राजा थे और रजा पहलवी की हुकूमत हुई, उसने कहा आते ही मैं सबसे पहले इजराइल को रिकग्नाइज करूँगा। तो आप सोचें कि जहाँ पर बिल्कुल सीस्तान प्रोविंस के साथ ईरान की, ये इजराइल की और अमेरिका की गवर्नमेंट, इधर अफगान तालिबान और ईस्ट में इंडियंस, जस्ट सी व्हाट वाज सीरियस फॉर पाकिस्तान। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल किया, और आई एम श्योर कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने भी इसमें अपना रोल अदा किया है। और इवन जो मैसेज पहुंचाए अमेरिकन के भी, वो पाकिस्तान के थ्रू गए होंगे, जो अमेरिकन ये ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन हो गए हैं, अपार्ट लिविंग ओमान की जो बात की जाती है। तो पाकिस्तान ने मेरे वक्त कम है। खरल साहब का भी ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू क्विकली ले लूँ। खरल साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को, एंड कैन वी रियली होप कि इस वक्त जो ख़तरा है अमरीकी हमले का वो टल चुका है या नहीं, वो ख़तरा बहरहाल बरकरार रहेगा ईरान पर? ये तयशुदा है कि जो धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ, इसका मतलब ये है कि जो मुजाहरों वाला मामला था, जिसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा था इसराइल और अमेरिका, वो तो नाकाम हो गया। जिस तरह उन्होंने पूरा जोर लगाया कि उस तरीके से रजीम चेंज की जाए या उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, इसका मतलब ये है कि ईरानियन गवर्नमेंट जो है उस पर उन्होंने काबू पा लिया। अब मामला ये है कि ये जो चीज आपको पता है कि ये जब ये चीजें सारे सामने आए, एजेंट पकड़े गए, तो उसके बाद ईरानी कौम को ये रियलाइज हुआ कि ये जो सारा कुछ हो रहा है
महंगाई के बीच में जो हुकूमत को डिस्टेबलाइज या रजीम चेंज करके अमेरिका या इसराइल अपनी कोई लॉबिंग या हुकूमत लाना चाहता है, उस पर वो सारे अवाम जो है, मेरा ख्याल है महंगाई जो है एक तरफ उन्होंने रख दी है, तो अब उनको ये है कि एक सॉलिडारिटी या यूनिटी जो है अपनी कंट्री की खुद मुख्तारी के लिए जो है वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो अब ये है कि मेरा ख्याल है यही वजह है कि अमेरिका इसराइल को अब रियलाइज हो गया है कि जो हम चीज करना चाह रहे थे वो अवाम जो है वो तो फिर उन्होंने कंट्रोल कर लिया या उसको रियलाइज हो गया है। तो मेरा ख्याल इस हालात में कभी भी अमेरिका हमला करने की गलती नहीं करेगा। राइट, वी रियली होप जी। और जिस तरह से जो इंडिकेटर्स हैं जिनकी तरफ ब्रिगेड साहब ने भी इशारा किया है, और जो एक अरेंजमेंट बनाने की कोशिश है, वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। और अभी सिर्फ जो हम ये किराए के कातिल अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में बैठे हैं और भारत की गोद में बैठ के आजकल खेल रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ इनको डील कर रहे हैं। और ये दो फ्रंट्स हमारे लिए, भारत वैसे ही हमारा दुश्मन है, खुले हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस खित्ते का इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। हम तो अफ़गानिस्तान में भी इस्तेहकाम की बात करते हैं ताकि हमारे यहाँ भी इस्तेहकाम रहे, और ईरान में भी डेफिनेटली पाकिस्तान की यही ख्वाहिश है। लेट्स रियली होप कि होश के नाखून लिए जाएँ, ये मामला डीएस्केलेट अगर हो गया है तो दोबारा एस्केलेशन की तरफ ना जाए किसी सूरत भी, और अमन जो है वो बरकरार रहे। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने। एहसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।